हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ग्रुप 15 एलिमेंट्स कंप्लीट कर लिए थे, जितना कि सीबीएसई के अंदर इस बार दिया गया है। अभी ग्रुप 16 एलिमेंट्स हम शुरू करते हैं। तो जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, सल्फ़र हो गया, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सारे के सारे ग्रुप नंबर 16 में आते हैं। कौन कौन से? इनको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ये आते हैं ऑक्सीजन, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, सल्फ़र एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, सिलेनियम इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Fe, देन वी हैव टेलुरियम, टेलुरियम is represented by Te, polonium is represented by Po. Okay, the atomic number of oxygen is 8, so of sulfur is 16, it's 34, and of tellurium is 52, polonium is 84. ओके, तो ये हैं एटॉमिक नंबर्स। अब आप लोगों को इनकी ना कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो, आप लोग कैसे लिख सकते हो इनकी कॉन्फ़िगरेशन? सबसे पहले तो आप जो आपकी नोबल नियरेस्ट इनके नोबल गैस जो है वो लिख लो एक बार। तो जब भी आपकी नियरेस्ट नोबल गैस होती है ना, उसको सामने लिख लीजिएगा। जैसे ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, और इससे पहले वाली जो इसकी नोबल गैस थी वो कौन सी थी? हीलियम थी ना। तो यहाँ से हीलियम से शुरू कर दीजिएगा। पहले हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ेनॉन, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर ना इसका क्या करना, जो ऑक्सीजन है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, तो यहाँ से इसकी हो जाएगी 2s2 2p4, इसकी हो जाएगी 3s2 3p4, इसकी हो जाएगी, इसमें 3d10 आ जाती है, d वाली ऑर्बिटल आ जाती है, 3d10 4s2 4p4, इसके अंदर आ जाएगा 4d10 5s2 5p4, इसके अंदर f ऑर्बिटल्स आ जाती हैं 4f14 5d10 6s2 एंड 6p4। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अगर हम देखें ना, तो हमें पता चलता है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इट इज़ ns2np4, ठीक है, ns2np4, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 16 एलिमेंट्स की। तो ऐसे करके आप लोग इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो ये जो ग्रुप है ना, इसको ये जो इसके फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं, इनको चैल्कोजेंस बोला जाता है। ये जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, इनको बोला जाता है चैल्कोजेंस। चैल्कोजेन का मतलब होता है और फॉर्मिंग एलिमेंट्स, चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस ऐसा आएगा। इसका मतलब होता है और फॉर्मिंग एलिमेंट्स। और फॉर्मिंग एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ना बहुत सारे मेटल के ओर्स या तो ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं या फिर सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं। जो ओर्स होते हैं दे इधर इन सल्फाइड फॉर्म और इन ऑक्साइड फॉर्म। तो सल्फ़र भी आता है उनके अंदर, ऑक्सीजन भी आता है। तो बोल सकते हैं ना कि जो और होते हैं वो मेनली किसके साथ होते हैं? इन सारे एलिमेंट्स के साथ होते हैं मेटल के। अब ये जो वर्ड है ना, जो चैल्कोजेन है, ये सारे ये जो वर्ड वगैरह है, ये सब ना हमारे पास ना एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ब्रास, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो सल्फर है और इसके जो साथ वाले एटम्स हैं उनकी कॉपर के साथ एसोसिएशन होती है। हमें पता है बहुत सारे कॉपर के मिनरल्स होते हैं, वो या तो ऑक्सीजन होता है उनके अंदर या सल्फ़र होता है। तो मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये तो ज़रूर होते ही होते हैं कॉपर के साथ। अब ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, दे ऑल आर नॉन मेटेलिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक है नेचर में ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ये सारे सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कैसे हैं, नॉन मेटेलिक है नेचर में, इन नेचर। अब हमें पता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। तो जो लास्ट एलिमेंट है फैमिली का, दैट मीन्स जो पोलोनियम है, जो पोलोनियम है वो क्या रहेगा, उसके अंदर रहेगा मेटेलिक कैरेक्टर, क्योंकि सबसे नीचे पाया जाता है ये मेटेलिक कैरेक्टर, इसके अंदर हमें मिल जाता है। तो ये हो गया एक। अभी देखते हैं हम लोग ऑकरेंसेस की। ऑकरेंस का मतलब है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है ना, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है अर्थ के ऊपर, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर से।
ऑक्सीजन बनाता है अबाउट 46.6% बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। मतलब जो अर्थ क्रस्ट है, धरती के अंदर है, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 46.6% पाया जाता है परसेंट बाय मास। ठीक है, ऑक्सीजन होता है, ये कहाँ होता है? अर्थ क्रस्ट के अंदर। फिर जो हमारी ड्राई एयर होती है उसके अंदर 20.946% ऑक्सीजन होता है वॉल्यूम के तौर पे। तो ड्राई एयर के अंदर होता है ये 20.946% O2 बाय वॉल्यूम। इतनी वॉल्यूम होती है ड्राई एयर के अंदर ऑक्सीजन की। कंबाइन फॉर्म में सल्फ़र बहुत सारी जगह में मिलता है, सल्फेट्स की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, हमें पता है सल्फेट SO4 नेगेटिव बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो वो इसकी सल्फ़र की कंबाइंड फॉर्म है। ठीक है, तो जो सल्फ़र मिलेगा वो कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, दैट मीन्स सल्फेट्स के अंदर मिलेगा वो। ठीक है, जैसे कि जिप्सम होता है, जिप्सम कोई पूछ ले क्या होता है, इट इज़ कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट बोल सकते हैं इसको। .2H2 हाइड्रेटेड मतलब डॉट की फॉर्म में वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रेट्स की फॉर्म में होंगे। इप्सम सॉल्ट हो सकता है, इप्सम सॉल्ट ये होता है मैग्नीशियम सल्फेट, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, फिर ये होता है बायराइट, ये होता है बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये तो हो गई सल्फेट की फॉर्म में, और फिर ये जो सल्फ़र है ये था सल्फेट की फॉर्म में। फिर अब सल्फाइड्स की फॉर्म में भी तो सल्फ़र मिलता है, तो सल्फाइड्स की फॉर्म में कैसे मिलता है सल्फ़र? ये मिलता है हमें गैलीना की फॉर्म में। नाम याद करने, सब कुछ नाम में ही रखा है यहाँ पे। गैलीना होता है लेड सल्फाइड। फिर मिलता है हमें जिंक ब्लेंड की फॉर्म में। जिंक ब्लेंड आपने सॉलिड स्टेट के अंदर भी पढ़ा होगा, जिंक ब्लेंड होता है जिंक सल्फाइड। फिर है कॉपर पायराइट की फॉर्म में भी मिलता है, कॉपर पायराइट इज़ CuFeS2। ठीक है, तो कॉपर पायराइट ये होता है। अब थोड़ा थोड़ा जो ट्रेसेस होते हैं ना सल्फ़र के, वो हाइड्रोजन सल्फाइड्स की फॉर्म में भी मिलता है। कहाँ? वोल्केनोज़ के अंदर, जो भी ज्वालामुखी वगैरह होते हैं उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं, तो वहाँ पे भी सल्फ़र मिलता है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि एग्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, गार्लिक, अनियन, मस्टर्ड, हेयर, जो वूल होती है, ऊन होती है, उसके अंदर भी सल्फ़र होता है। ठीक है, तो देखो सल्फ़र कहाँ कहाँ पाया जाता है। आप लोग ये जो एक्स्ट्रा मैं लिख नहीं पाई हूँ, ये आप अपने नोट्स की फॉर्म में नोट कर लीजिएगा, इससे आपको ही आगे जाके ईजीनेस होगी। अभी क्या है, सिलेनियम और टेलुरियम भी मेटल सिलेनाइड्स और मेटल टेलुराइड्स की फॉर्म में मिलते हैं, और ये सल्फाइड ओर्स के अंदर ही मिलते हैं। मतलब सिलेनियम एंड टेलुरियम आर ऑल्सो फाउंड एज मेटल सिलेनाइड्स एंड टेलुराइड्स इन सल्फाइड ओर्स। पोलोनियम नेचर में मिलता है, लेकिन डीके प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है। किसका? थोरियम और यूरेनियम मिनरल्स का डीके प्रोडक्ट होता है पोलोनियम। अब जो इम्पोर्टेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हम ये देखेंगे, इसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अभी देख ही ली है इनकी, जो क्या होती है NH2NP4 होती है। उसके अलावा अब और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बची हैं हम लोग वो कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की। फर्स्ट इज़ एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस या फिर रेडियाई। ये कैसे होता है? जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है इस ग्रुप के एलिमेंट्स की, वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की बात करें। मतलब जो नाइट्रोजन फैमिली थी उसके कंपैरिजन में इनकी एटॉमिक रेडियस स्मॉलर होती है। मतलब जनरल ट्रेंड ही है ये तो। और दूसरा ये है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई ग्रुप 16 एलिमेंट्स की जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे हम इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो ये दो ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। सबसे पहले तो डाउन द ग्रुप क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। ये डाउन द ग्रुप है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीज़ होगी। फिर क्या है, इनकी जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है, ये ग्रुप 16 एलिमेंट्स है, ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स। मान लो ये नाइट्रोजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन फैमिली है, तो इनकी बहुत छोटी होती है और 15 वालों की बड़ी होती है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। तो ये ऐसे कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो जो कंपैरेटिवली स्मॉलर एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है ग्रुप 16 एलिमेंट्स की एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ये क्यों होती है? क्योंकि देखो, एक तो जैसे हम 15 से 16 की तरफ गए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया ग्रुप 16 एलिमेंट्स में। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ से यहाँ गए, इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, ये इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, न्यूक्लियस अच्छे से, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो न्यूक्लियस और जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा और अपनी तरफ खींचेगा, तो रेडियस वैसे ही लेस हो जाएगी। अब जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स बढ़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ क्यों बढ़ती है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स। ठीक है, ये हो गया। अभी सेकंड है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसके भी दो ट्रेंड, मतलब यहाँ पे आप पॉइंट वाइज कर लीजिएगा, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आपके नोट्स बन जाए। आप लोग लिखोगे एक्सप्लेनेशन में, द कंपेरेटिवली स्मॉलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स कंपेयर टू ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर ड्यू टू द इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स. As a result, there is greater attraction of the electrons by the nucleus and hence radii are less. The increase in the radii of group 16 elements down the group is due to the increase in number of electron shells. तो ऐसे करके आप ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट आपको नोट कराई है, आप लोग अपने नोट्स के अंदर उसको नोट कर सकते हैं. फिर है आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड हमें चेकआउट करना है. आयनाइजेशन एंथैल्पीज़, तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ वो एनर्जी होती है जो बहुत लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमारी हेल्प करती है. ठीक है, तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ऑक्सीजन फैमिली की, वो नाइट्रोजन फैमिली से कम होगी. नाइट्रोजन फैमिली और यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, NH2NP3 थी. इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, NH2NP4 है इसकी कॉन्फ़िगरेशन. ओके, तो अभी ये बोलता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ जो है ना, इनकी कम है, ऑक्सीजन वालों की कम है नाइट्रोजन फैमिली से. मतलब ऐसे करके आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप लोग खुद ही देखिए P के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 3 ऑर्बिटल्स होती हैं. अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं NP3, तो ये हो जाएगा NP3. इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है. लेकिन इसके अंदर अगर मैं NP4 लिख के दिखाऊँ ना, तो ये कैसे बनेगी, ये बनेगी लाइक दिस. ठीक है, तो 4 हो जाएंगी. तो अब बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल है. इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल आप लोगों को भी पता है, हाफ फील्ड एटॉमिक, हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती है. इनकी ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से ही यहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी इन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. ठीक है, तो ऑक्सीजन की, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन फैमिली थोड़ी सी लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन फैमिली. तो एक तो ये हो गया. और सेकेंडली अगर हम बोलें डाउन द ग्रुप, अगर हम जाते हैं डाउन द ग्रुप, अगर ऑक्सीजन टू पोलोनियम जाते हैं हम, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ करती है. अब इसका रीज़न क्या देंगे हम ऑक्सीजन टू पोलोनियम तक, क्योंकि हमें पता है डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा. डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, चार्ज है ये, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा. लेकिन सेम टाइम पे हमारे एटम का साइज़ और उसके अंदर जो इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्डिंग दे रहे हैं न्यूक्लियस से. मतलब क्योंकि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, एटम का साइज़ बढ़ गया, एटॉमिक साइज़ बढ़ गया. एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा तो एक तो न्यूक्लियस है और एक बिल्कुल बाहर वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. बाहर वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब बीच में इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए साइज़ बढ़ने की वजह से कि बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स शील्ड कर रहे होते हैं बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और इसीलिए क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है. ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल नहीं कर पाता. ठीक है, इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता इतना. अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ना बहुत ही न्यूक्लियस, मतलब उसको टाइटली हेल्ड नहीं कर पाएगा, टाइटली पकड़ नहीं पाएगा न्यूक्लियस को, और इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी. ठीक है, तो डाउन द ग्रुप फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. ठीक है, क्योंकि क्या बढ़ गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया. तो इन्हीं दोनों रीजंस को आप लोग लिख सकते हैं अपने नोट्स में. किस फॉर्म में, एज वी मूव डाउन द ग्रुप
there is increase in nuclear charge, but at the same time the atomic size as well as the number of inner electrons which shield the valence electrons from the nucleus increase. The overall effect of increase in atomic size and the shielding effect is much more than effect of increase in nuclear charge. Consequently, the outermost electron is less and less tightly held by the nucleus as we move down the group, and hence आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। आप इस फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं इन रीजंस को।